नमस्ते। पकड़ो मेरा गुब्बारा, पकड़ो। भूल जाओ अब तुम अपने गुब्बारे को। लो ये लो, रो मत। काश हम भी गुब्बारे के साथ ऊपर उड़ सकते। हाँ उड़ सकते हैं ना, बिल्कुल गुब्बारे के साथ साथ हवा में, बादलों में, दुनिया के ऊपर। है झूठ, मुझे विश्वास नहीं होता। तो खुद देख लो, 7 समुंदर पार के अपने नए कार्यक्रम में जापानी जल में। दुनिया के कोने कोने से आए 100 से भी ऊपर गर्म हवा के गुब्बारा चालक जमा हुए दक्षिणी जापान में 19वीं अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा उड़ान उत्सव में शामिल होने। गर्म हवा के गुब्बारों की गति और दिशा पूरी तरह हवा के बहाव पर निर्भर है, इसलिए इन्हें उड़ाने के लिए सुबह सुबह या फिर दोपहर बाद का समय ही ठीक रहेगा, क्योंकि तब यहाँ हवा कुछ शांत होती है। और ये हो रही हैं उड़ान की तैयारियां। इन गुब्बारों को फुलाने के लिए पहले इन्हें जमीन पर सीधा फैला दिया जाता है, फिर इनमें भरी जाती है हवा बड़े बड़े पंखों से। क्या करें भाई, गुब्बारे भी तो बड़े हैं। हवा गर्म हुई नहीं कि लीजिए गुब्बारा तैयार बादलों में सैर कराने को। पांच दिन तक चलने वाले इस उत्सव में लोगों का मेला लग जाता है। कई प्रतियोगिताएं होती हैं। हवा में तैरते गुब्बारे में बैठ रिबन फेंककर जमीन पर निशाना साधना, या फिर ऊंची टंगी चाबियों को उड़ते गुब्बारे में से तोड़ना। बस हवा ने साथ दिया तो इनाम पक्का। उत्सव का आखिरी दौर, जाड़े की सर्द रात में जब ये सारे गुब्बारे एक साथ रोशन होते हैं तो उस दिलकश नजारे की याद बस जाती है हर उम्र के बच्चे के दिल में। मान गए ना? बोलो बैठना है तुम्हें भी गुब्बारे में? बैठना है, लेकिन बाद में, अभी आसमान को गिरने से रोकना है। अरे हाँ, याद है ना, इस कार्टून फिल्म में आसमान गिरने के डर से बेचारा खरगोश सिर पर पाँव रखकर भागता है और उसके पीछे बाकी जानवर। तो देखिए आगे क्या होता है। अरे ओह, ये सब बारात लेकर आप कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? ये बारात नहीं है, अपनी जान बचानी है तो भागो दौड़ो। आसमान गिर रहा है, आसमान
हाँ? आसमान गिरा। लल्लू मल्लू बबलू बबली पप्पू गुड्डी, चलो चलो जोर से भागो। अरे तुम लोग सब कहाँ भागे जा रहे हो? सुना नहीं, आसमान गिर रहा है। कैसे फंस गए सब लोग? तो फिर आसमान को गिरते हुए किसने देखा? तो किसने देखा आसमान? बोलो बोलो, मुंह खोलो। इसने देखा आसमान गिरते। मैंने नहीं देखा, उसने देखा आसमान गिरते हुए। हाँ? डरो नहीं, बोलो बोलो। हाय गजब हुआ, मैंने नहीं देखा, इन्होंने देखा आसमान गिरते हुए। अयो अयो नहीं नहीं जी, मैंने नहीं, उसने देखा जी। हरे राम, मैंने भी नहीं देखा आसमान गिरते हुए। हाँ, इसके ऊपर गिर पड़ा था आसमान। नहीं जी, हाँ जी, मेरे ऊपर कुछ गिर पड़ा। मैंने ऊपर देखा, वहाँ आसमान था। मैं डर गया और मैं भागा। वाह, क्या बात है। मैंने नहीं, इसने नहीं, उसने। वाह, क्या बात है। ऐसे ही 2-4 बेवकूफ हर रोज मिल जाए तो भाई अपना काम हो गया। दूसरों को डराओ और अपना काम कराओ। फिर तो सबके सब मेरे घर घुस जाओ। डरो मत, घबराओ नहीं। मेरा घर तो धरती के अंदर है। अब आसमान गिरा भी तो क्या हुआ, यहाँ सभी सुरक्षित है। तो फिर चलो अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर चलो। आसमान गिर रहा है। चलो जल्दी चलो। जाने दो, ये क्या है? ये बाल दूध को आई हुई चिट्ठियाँ हैं। इसमें से कुछ मजेदार चिट्ठियों का आज हम जवाब देंगे। बल्कि हर महीने के आखिरी इतवार को खोलेंगे अपना डाकघर। इतवार को तो डाकघर बंद होता है। हाँ, अपना डाकघर खुला होगा। हाँ ये लो, ये पढ़कर सुना दो तो मैं जवाब दूंगा। नहीं प्ली तो नहीं यप प्ली ब को आ की मात्रा, बा ल द को बड़े ऊ की मात्रा, दू तो बाल दूध, प्रिय बाल दूध। लाओ इधर, इस रफ्तार से पढ़ोगे तो दिन भर यही बैठे रहेंगे। लिखावट खराब है। लिखावट बहुत सुंदर है, खुद देख लो। मोती जैसे अक्षर है, यूं कहो तुम ही बुद्धू हो। प्रिय बालदूत, अपने कार्यक्रम में हमारी चिट्ठी का जवाब दोगे तो बहुत मजा आएगा। दोस्त वही तो अभी कर रहे हैं। हर आखिरी इतवार को छोटों के कार्यक्रम में डाकघर में हम सभी तो नहीं लेकिन अनोखी और मजेदार चिट्ठियों का जवाब देंगे। हाँ, ये एक और चिट्ठी बरखेड़ा भोपाल से एक शिक्षक की है, बहुत मजे की है, सुनाता हूँ। प्रिय बालदूत, फूलो फलो, तुम्हारे पॉलीथीन थैली हटाओ वाले अंक से
प्रेरणा लेकर मैंने अपने स्कूल में छात्रों को परीक्षा के दिनों में पॉलीथीन थैली में किताब, तख्ती, टिफिन लाने से मना किया। हमने पुराने और नए कपड़ों की थैलियां बनाई, उन पर कढ़ाई करके लिखवाया, सेव अर्थ, हेट पॉलीथीन। अब इससे नई क्रांति लाने की कोशिश काफी हद तक सफल हो गई है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाने के लिए हम सबको कमर कसकर आगे आना चाहिए। आपको धन्यवाद। आपका प्रशंसक राजेंद्र देवमानकर। ये देखो टिल्लू, इंदौर के जावेद शेख ने ये चित्र भेजे हैं। बालदूत को और एक चित्र भेजा था मुंबई के सौरभ बरुई ने। उसे तो हमने यहाँ बुलाकर उससे भेंट वार्ता भी की। देखे टिल्लू, ये बालदूत के लिए भेंट। हाँ, कितना अच्छा है। वैसे पेंटिंग तो बहुत बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये घोंसला बड़ा प्यारा है। ये किस चीज का बनाया है? ये नारियल की मूंछ है। समझ गया। और ये अंडे किस चीज के हैं? ये तो थर्माकोल के छोटे छोटे गोलियां हैं। तो क्या इसका ऑमलेट बना सकते हैं? नहीं। हाँ, ये एक और चिट्ठी। कार्यक्रम में भोपू जो तरह तरह की आवाजें निकालता है, उससे बहुत हंसी आती है। वो हर बार कोई नई आवाजें निकाले तो मजा आएगा। लो भोपू, फरमाइश है, कुछ नई आवाज सुना दो। घड़ी। और ये घड़ी कह रही है कि अब हमारा समय समाप्त हो गया। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलेंगे। दोस्तों, याद है ना, विदेशी विद्यार्थी भारत आकर क्या सीख सकते हैं? इस विषय पर निबंध भेजने की अंतिम तारीख है 15 अप्रैल 1999। उस निबंध के साथ अपने स्कूल के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 250 शब्दों में इस निबंध को सुंदर अक्षरों में कागज के एक ही तरफ लिखकर साधारण डाक पर हमें इस पते पर भेजिए। बालदूत, पोस्ट बैग नंबर 16519, कंबाला हिल पोस्ट ऑफिस, मुंबई 400026। दोस्तों, एक दुखद समाचार है। सबसे शक्तिशाली रेडियो दूरबीन GMRT के बारे में हमें इतनी जानकारी देने वाले प्रोफेसर विजय कुमार कपाही अब हमारे बीच नहीं है। इसी महीने की 16 तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनका काम और उनकी बताई बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज पेश है भारत भाग्य विधाता में प्रोफेसर कपाही के साथ GMRT के बारे में की गई बातचीत का अंतिम भाग। हम GMRT यानी कि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की एक विशाल पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग डिश के सामने खड़े हैं। इस डिश का व्यास 45 मीटर है और ये एक खास नए भारतीय डिज़ाइन से बनी है, जिससे इसे बनाने में बहुत कम लागत आई है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो एक बहुत ही बारीक वायर मेश का बना हुआ है, जिससे कि रेडियो वेव्स तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं मगर हवा उसके थ्रू चली जाती है, जिससे कि ये बहुत ही, इस पे विंड फोर्स बहुत कम होती है और ये बहुत ही हल्की बनाई जा सकती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद रेडियो वेव्स किसी दूर की आकाशगंगा से जो आ रही हैं, एक फोकल पॉइंट पर केंद्रित हो जाती हैं, जहां उन्हें कलेक्ट किया जाता है और उन्हें थोड़ा प्रोसेस करने के बाद एक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा, जो कि ज़मीन के नीचे बरीड हैं,
कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। इस तरह की GMRT में 30 डिशेस हैं जो कि कुछ इस आकृति में लगाई गई हैं कि 12 डिशेस तो एक सेंट्रल एरिया 1 किलोमीटर एरिया में है और बाकी डिशेस 3 दिशाओं में दूर तक कोई 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई। जब रेडियो सिग्नल्स को सब डिशेस से एक साथ कलेक्ट करके ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कंट्रोल रूम भेजा जाता है तो वहाँ उन्हें और एम्पलीफाई करके एक हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर में, जो कि हमने खुद बनाया है, उन्हें प्रोसेस और कंबाइन किया जाता है और उसके बाद आकाशगंगा की जो तस्वीर बनती है वो इतनी बेहतरीन होती है कि मानो एक विशाल 25 किलोमीटर डिश दूरबीन द्वारा बनी। ये GMRT का कंट्रोल रूम है। यहाँ से सारी 30 डिशेस को कंट्रोल करने के सिग्नल दिए जाते हैं कंप्यूटर द्वारा। इस समय जो हम एक बहुत ही अजीबोगरीब रेडियो स्रोत के ऊपर काम कर रहे हैं जिसे पल्सार कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पल्सार्स बहुत ही घने न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनसे हम एक फिक्स्ड अवधि पर रेडियो पल्सेस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ उसी प्रकार जैसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से अपने दिल की धड़कन पल्सेस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टार्स की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही शक्तिशाली होती है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ये दबते चले जाते हैं और साधारणतः एक स्टार का व्यास जो कि कोई 10 लाख किलोमीटर होता है वो घटकर कुल 10-20 किलोमीटर रह जाता है। तो इससे वो उतने घने हो जाते हैं और उनकी घनत्व डेंसिटी, मान लिया अगर उनमें से 1 स्पून मटेरियल का हम वजन करें तो उसका वजन 10 करोड़ टन होगा। उदाहरण के लिए हम अगर पूरी हिमालय श्रृंखला की पहाड़ियों को दबाकर एक फुटबॉल के साइज में कंप्रेस कर दें तो उतनी डेंसिटी हो जाएगी और उसके साइज घटने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो और तेज स्पिन करने लगते हैं अपनी धुरी पर और कुछ तो इतनी तेज स्पिन करते हैं कि 1 सेकंड में वो 100 बार स्पिन कर सकते हैं लट्टू की तरह। उसके साथ ही उनकी चुंबकीय शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वो चुंबक की धुरी की ओर एक संकीर्ण कोण में रेडियो वेव्स उत्पन्न होती हैं और जब वो घूमते हुए स्टार हमारी ओर, वो कोण हमारी ओर पॉइंट करता है तो हमें एक पल्स दिखाई देती है। पल्सार्स के अलावा ऐसे और भी बहुत स्रोत हैं आकाश में जिसके बारे में हम GMRT के द्वारा शोध और खोज करेंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है और मुझे आशा है कि आप बच्चों में से कुछ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और नई नई खोज और शोध करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अब बारी है फिल्म त्रियात्री की। 3 दोस्त अपनी भारत घूमने की धुन में जा पहुंचे हैं बेल्लूर। उधर दादाजी समेत सब घर वाले परेशान हैं क्योंकि बेल्लूर तो उनके कार्यक्रम में था ही नहीं। तो चलिए सुने मतलब देखें त्रियात्री की ही जुबानी।